हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं एक ऑप्शन दूं, जैसे कि जो फेरारी और लैम्बोर्गिनी के जो इंजन होते हैं ना, उस इंजन को अब BMW के इंजन से रिप्लेस कर दोगे, क्या वो BMW फेरारी जैसा स्पीड पकड़ सकता है? आई मीन कि फेरारी जैसे फास्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं तो वाइस वर्सा भी कर देते हैं, जैसे कि BMW का इंजन मैं फेरारी में फिट कर दिया, मतलब जनरली तो मुश्किल है, कोई बात नहीं, फिर फिट कर दिया तो क्या फेरारी अपने जो कैरेक्टर है वो मेंटेन कर पाएगी? नहीं कर पाएंगे। इसमें ज्यादातर जवाब तो ना ही होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि कुछ भी कर लो, जैसे कि BMW का इंजन अब फरारी में लगा दोगे तो उतना स्पीड तो गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंजन सब कुछ नहीं होता। और फरारी का इंजन आप BMW में लगा दोगे तो वो उतना स्पीड नहीं चलेगा, वो जितना स्पीड में चलना चाहिए उतना से थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा, है ना? तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इंजन जो है सब कुछ नहीं होता। सेम चीज आप लैपटॉप में भी कह सकते हैं कि लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो सब कुछ नहीं होता। बाकी बहुत चीज होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए मतलब वो लैपटॉप फास्ट लैपटॉप और स्लो लैपटॉप होते हैं। जैसे कि ज्यादातर आप लोगों को पता है कि मुझे पता है कि जितना प्रोसेसर जितना हाई एंड होगा, जितना हाई जनरेशन होगा और मतलब उसका क्लॉक स्पीड ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा मैटर करेगा, मतलब वो ज्यादा एफिशिएंसी होगा और वो ज्यादा फास्ट चलेगा, ऐसा लोग लगते हैं। और बहुत पहले मुझे भी लगता था, फिर ऐसा नहीं है। क्लॉक स्पीड उतना मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है कोर्स, मतलब सीपीयू में कितने कोर्स होते हैं, कितने थ्रेड्स होते हैं उसके ऊपर। इसीलिए ज्यादातर जो हाई परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं, जो गेमर होते हैं या जो हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं, इसलिए AMD का सीपीयू प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल, है ना? क्योंकि जो AMD में प्रोसेसर में जो कोर और थ्रेड होते हैं जनरली ज्यादा होते हैं इंटेल के मुकाबले। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ऐसा कौन सी स्पेक्स हैं जो आपको लगता है कि वो यूजफुल है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, और उसको आप इग्नोर करेंगे तो ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। अब मतलब जनरली मेरा मानो तो आप इग्नोर ही करना चाहिए जब आप कोई नया कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो या बाय कर रहे हो। तब उसमें पहला चीज जो है वो है, आपको हम लोगों ने अभी बताया, वो है क्लॉक स्पीड। जैसे कि आपको पता है, कभी लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट में गए होंगे तो उसमें सबसे पहले उसका प्रोसेसर के नाम लिखा होगा, पीक क्लॉक स्पीड कितना होता है, जैसे 3.2 3.5 ऐसे लिखा होता है। एक्चुअली क्या आपको पता है कि वो जो क्लॉक स्पीड है ना, वो पीक परफॉर्मेंस के लिए बना होता है। वो जनरली आपके कंप्यूटर और जो भी सिस्टम्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वो हमेशा पीक परफॉर्मेंस रन नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कभी रन नहीं कर सकते, हाँ थोड़ी टाइम के लिए वो रन कर सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वहाँ पे रन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ओवर क्लॉकिंग, थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा वो टॉपिक क्लॉक में रन करेगा तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जो कंप्यूटर और अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है ना, उसके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए वो जो आप देखते हैं ना, जहाँ पे लिखा होता है इंटेल i5 और इतना क्लॉक स्पीड 3.5 4.2 4.5 लिखा होता है ना, वो पीक टॉर्क होते हैं, वो हमेशा नहीं मेंटेन करते हैं। वो जब कोई परफॉर्मेंस में वो पीक पावर की जरूरत पड़ती है ना, तो कुछ टाइम, मिनटों के लिए, मान लो कुछ सेकंडों के लिए, वो उस पीक क्लॉक स्पीड में वो पहुंच जाते हैं। नहीं तो जनरली वो बहुत ही लोअर क्लॉक स्पीड में रहते हैं। तो इसीलिए आपको क्लॉक स्पीड के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं ये पहला पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग यही ध्यान देते हैं, वो सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं, फोन में अब जब हम लोग किसी प्रोसेसर के बारे में सोचते हैं या प्रोसेसर के स्पेक्स देखते हैं, उसमें पहला चीज जो देखते हैं वो कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, और दूसरा चीज देखते हैं उसका क्लॉक स्पीड कितना है, और पहले वाले से कितना ज्यादा है। तो इसीलिए आपको देखे होंगे कि फोन में अभी तक जो लेटेस्ट है, जो 8+ Gen 1, उसका क्लॉक स्पीड जो 8 Gen 1 है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो फार मोर स्टेबल है 8 Gen 1 से। मतलब मैं 8+ Gen 1 की बात कर रहा हूँ। सेम चीज आप AMD के बारे में बात कर सकते हैं। AMD के जो सीपीयू होते हैं वो ज्यादा जनरली वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। मतलब इंटेल के सीपीयू जितना कॉस्ट तो नहीं होता है AMD के, लेकिन परफॉर्मेंस भी, मतलब सस्टेनेबली जो परफॉर्मेंस होती है, मतलब पीक परफॉर्मेंस पहुंच गया ऊपर फिर से ड्रॉप हो गया तो उसमें कोई मजा नहीं है कि नहीं? इसलिए जो पीक परफॉर्मेंस सस्टेनेबिलिटी होते हैं ना, वो AMD के सीपीयू में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल के सीपीयू, और थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाते हैं। और दूसरा SSD की स्पीड, मतलब SSD जो लगा होता है अपने वहाँ पे, उसका रीड एंड राइट स्पीड कितना है, मतलब वहाँ पे 3000 Mbps 7000 Mbps बहुत सारे प्रोसेसर के बाद नेक्स्ट चीज स्टोरेज ही आते हैं। लेकिन शायद एक चीज भूल गए हैं, वो है रैम। बिना रैम कोई भी प्रोसेसर या कुछ भी, जितने भी अच्छे से अच्छा प्रोसेसर हो ना, वो कम रैम होगा तो नहीं चलेगा। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, इंटेल का i7 प्रोसेसर ले लो 11 Gen का, तो वहाँ पे आप 8 GB रैम के साथ एक कंप्यूटर को सेट कर दो, और दूसरा है 16 GB रैम के साथ कंप्यूटर सेट कर दो। तो उसमें जो 16 GB रैम वाला होगा ना, भले वो दोनों सेम प्रोसेसर वाला लैपटॉप है या जो भी है कंप्यूटर है, लेकिन जो 16 GB वाला रैम वाला जो वर्जन है ना, वो ज्यादा फास्ट चलेगा, ज्यादा स्पीड में चलेगा। वो ऐसा क्यों चलेगा? क्योंकि उसमें रैम ज्यादा है, वो ज्यादा जल्दी से लोड कर पाए हैं। और वहाँ पे जो है SSD में जो रीड एंड राइट स्पीड होते हैं, जहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि आप चेक करोगे, या तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में पहले से ही SSD आते होंगे इनबिल्ट। मतलब आप लैपटॉप हो तो आपको इनबिल्ट SSD के बिना कोई लैपटॉप लेना नहीं चाहिए अभी भी, मतलब 2022 में। और आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हैं तो आपको SSD के जब परचेज करने जाओगे, वहाँ पे लिखा होता है कितना स्पीड है, और कौन सा NVMe PCMe, कौन सा मतलब SSD का कितना स्पीड है, कौन सा स्पीड में कितना सस्टेन कर सकते हैं। उसमें दो तरह की स्पीड होती है, एक है सिक्वेंशियल स्पीड और दूसरा है रैंडम। SSD का मेन काम क्या होता है कि स्टोरेज होते हैं,
लाइक हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क थोड़ा स्लो होता है, एसएसडी थोड़ा फास्ट होता है। उनका काम है डाटा को रीड एंड राइट करना, और रीड एंड राइट की स्पीड कितना फास्ट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जनरली जो ज्यादातर जो जितने महंगे एसएसडी ले लो उसमें जो कैश होते हैं ना 20 या 30% जो कैश होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब फास्ट कैश होते हैं। कैश दो तरह के होते हैं, एक फास्ट कैश होते हैं, एक मीडियम कैश होते हैं, एक स्लो कैश होते हैं। जनरली जो है मीडियम और स्लो कैश होते हैं वो जनरल काम में यूज होते हैं। जब आप हाई मतलब बड़े फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, वो जल्दी ट्रांसफर करना होगा तो वो सब पीक परफॉर्मेंस लेगा, मतलब वो फास्ट कैश जो होते हैं ना वो उसका काम लेगा। और जनरल जो फास्ट कैश होते हैं वो जल्दी फील हो जाते हैं। तो उसके बाद आप देखना जब आप कोई भी बड़े फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले 1-2 मिनट तो बहुत फुल स्पीड में चल रहा है, फिर अचानक से देखना उसका डिप आएगा। डिप आने के बाद उस रेट के हिसाब से वो चलता रहेगा, मतलब वो ट्रांसफर हो रहा होगा। जो परफॉर्मेंस का डिप इसलिए आया कि जो फास्ट कैश होते हैं वो फुल हो गए, इसलिए वो मीडियम कैश में शिफ्ट हो गए और मीडियम कैश में चलते रहते हैं। और जितने महंगे होते हैं वो मीडियम कैश में फिनिश होते रहते हैं। और नहीं तो सस्ता एसएसडी हुआ तो वो लोअर कैश में भी जा सकते हैं, मतलब उसमें फास्ट कैश थोड़ा कम, बहुत कम होती है, और मीडियम कैश ठीक ठाक हो जाता है, मतलब लो स्पीड कैश थोड़ा ज्यादा होते हैं, है ना। और जितना हायर प्राइस वाला एसएसडी होता है ना उसमें हाई स्पीड वाला कैश होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, और मीडियम कैश वाला थोड़ा ठीक ठाक रह जाते हैं, और लोअर कैश भी थोड़ा कम रहते हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो स्पेशली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जो लिखा हुआ था ना पीक, ट्रांसफरिंग स्पीड, जो भी इतना भी एमबीपीएस लिखा होता है उससे वो फास्ट कैश में जो पीक होता है ना वो पीक के टाइम पे वो इतना ट्रांसफर कर रहा होता है। लेकिन जब वो मीडियम और लोअर कैश ना तब उतना स्पीड डाटा ट्रांसफर नहीं कर रहा होता, वो बहुत कम स्पीड में कर रहा होता है। तो इसीलिए जनरली एसएसडी स्पीड में होते हैं, एसएसडी का स्पीड हार्ड डिस्क से ज्यादा होते हैं। जनरली जो सस्ते वाले एसएसडी भी होते हैं, एसएसडी भी सस्ता नहीं होता, जो भी सस्ता एसएसडी भी होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। जो जिसको आपको ध्यान देना है वो है रैम। आपको कौन से रैम लेना है, रैम का स्पीड क्या है, DDR4 लेना है तो DDR4 में वो कितना स्पीड दे रहे हैं। वेरियस टाइप में होते हैं DDR4 में, एक अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, जो मदरबोर्ड कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और वहाँ पे उसके हिसाब से आपको रैम चूज करना चाहिए। रैम और जो सीपीयू है वो दोनों मिलके जो किसी भी मशीन को पावर दे। थर्ड चीज है HDR डिस्प्ले। आप बोलोगे HDR डिस्प्ले तो अच्छी होते हैं, हाँ ऑफकोर्स HDR डिस्प्ले अच्छे होते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोअर डिस्प्ले होते हैं या लो एंड लैप उसमें HDR सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं। तो HDR सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन HDR को देखने के लिए आपको पता है, मुझे पता है कि उसको हाई ब्राइटनेस की जरूरत है, क्योंकि हाई कॉन्ट्रास्ट में वो दिखाते हैं, क्योंकि हाई कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए उसका हाई ब्राइटनेस में पहुंचना जरूरी है। तो इसीलिए आपके मॉनिटर या आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो भले ही आपको HDR सपोर्ट करता हो, लेकिन उसमें पीक ब्राइटनेस कितना है वो देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन जो है वो पीक ब्राइटनेस पहुंच ही नहीं पाया तो आप HDR का मजा ही नहीं ले पाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है क्या, है कि नहीं। और जनरली जो HDR वाले सपोर्ट वाले स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन वाले जो मॉनिटर्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा महंगे होते हैं जो नॉन स्क्रीन वाले होते हैं। तो इसीलिए आपको HDR वाला लेना ही है तो आपको उसका पीक ब्राइटनेस देखना चाहिए, और उससे भी बेहतर देखना चाहिए उसको DCI-P के कितना %, कलर गैमेट कितना है। आपको एक कंप्यूटर बिल्ड करना है जिसके लिए आपको अच्छे डिस्प्ले नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या HDR वाला लेना चाहिए, या मतलब सेम प्राइस में एक HDR डिस्प्ले मिल रहा है और एक नॉन HDR डिस्प्ले मिल रहा है जिसका पीक ब्राइटनेस से लेकर बाकी सब कुछ सेम है, तो आपको नॉन HDR वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि उसका HDR होना और ना होना से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ेगा भी नहीं। वैसे वहाँ पे लैपटॉप की बात हुई तो आप वो आराम से खरीद सकते हैं। आपको जब HDR की जरूरत पड़ेगी, मतलब आप कलर ग्रेडिंग वाला ज्यादा काम करते हैं, जो कलर एक्यूरेट वाले डिस्प्ले होते हैं वो मतलब आपको उसको HDR सपोर्ट करना जरूरी है, तो आप एक्स्ट्रा मॉनिटर खरीद लीजिए जो उसमें HDMI के साथ कनेक्ट करके वहाँ पे आप जो भी काम है लैपटॉप के जरिए वहाँ पे मॉनिटर में काम कर सकते हैं, उसका आपको लैपटॉप की मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती, है कि नहीं। कंक्लूजन की बात करें, CPU का जो क्लॉक स्पीड का जो पीक परफॉर्मेंस स्पीड होते हैं उसको इग्नोर करके आपको उसका कितना कोर है और कितना थ्रेड है वो देखना। दूसरा चीज HDR का सपोर्ट, ऑफकोर्स मैंने बोला HDR सपोर्ट है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको उससे ज्यादा देखना चाहिए उसका पीक ब्राइटनेस कितना होता है। जितना पीक ब्राइटनेस ज्यादा होगा वो जनरली नॉन HDR वाला भी वो अच्छे से आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।